हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत में शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। या फिर कुछ ऐसे आ सकता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको जवाब देना है, आपको क्या जवाब देना है, जो आपको बहुत ईजी लैंग्वेज जो सामने दिख रहा है उसी का आपको जवाब देना है। ठीक है तो देखिए, इसमें या तो आपका विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपका लघु उत्तरी प्रश्न आ जाए, या फिर अति लघु उत्तरी, सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्राचीन भारत में शिक्षा से रिलेटेड होगा, ठीक, सबका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं कि जो हमारे पास वैदिक काल है कब से कब तक रहा। वैदिक काल, पहला टॉपिक हमारे पास वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच रहा। 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में रहा। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। यहाँ पर हाफ द आधा द विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। तो जो विद धातु है उसका अर्थ क्या है, ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो यह शिक्षा वेदों पर आधारित थी। प्राचीन काल में 4 वेद थे। कौन कौन से 4 वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, प्राचीन काल में 4 वेद थे और शिक्षा के एकमात्र स्रोत थे। तो यही एकमात्र स्रोत थे। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा की मुख्य उद्देश्य, जो लोग शिक्षा क्यों लेते थे, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिक्षा का मतलब शिक्षा लेते थे। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था और यह माना जाता था कि शिक्षा ही जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है। ठीक है, तो देखिए, मोक्ष की प्राप्ति को लोग कुछ इस तरह अंदाज में भी लेते थे और कुछ लोग का ये मानना था कि अगर शिक्षा हमने प्राप्त कर लिया तो हम समाज में उठ बैठ सकते हैं, हम अपना जो रहन सहन उसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा का उद्देश्य रहा। अब आइए चलते हैं मेजर टॉपिक पर चलते हैं अपना। ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, पहला है कि प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा को हम क्या बोलते थे, विद्यारंभ संस्कार, मतलब जहाँ से हम विद्या को आरंभ करते हैं, जहाँ से हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, उसे हम विद्या आरंभ संस्कार बोलते हैं। ठीक है, विद्या, तो आइए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं विद्या आरंभ संस्कार के बारे में। तो यह संस्कार के द्वारा बालक को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। और ये ज्ञान कहाँ कराया जाता था? घर में ही कराया जाता था। कहाँ पर कराया जाता था? घर में ही कराया जाता था। इस संस्कार के द्वारा बालक को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था। तो 5 वर्ष की आयु में होता था, जब बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता था तो क्या होता था, विद्यारंभ संस्कार स्टार्ट कर दिया जाता था उसका। ठीक है, घर ही प्रथम परंतु अनौपचारिक शिक्षा संस्था थी। तो कोई औपचारिक नहीं थी, ये अनौपचारिक थी। घर ही प्रथम परंतु अनौपचारिक शिक्षा संस्था थी। तो अगर पूछ ले कि सबसे प्रथम शिक्षा संस्था क्या थी, तो आप क्या बोलेंगे, विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, घर में क्या कहती, पहली जो बेसिक शिक्षा कहाँ से दी जाती थी, घर से ही दी जाती थी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम उच्च शिक्षा की तरफ। तो देखिए, उच्च शिक्षा में आपका आ जाएगा उपनयन संस्कार। उपनयन, तो देखिए पहले हम समझते थे कि उपनयन का अर्थ क्या है। तो उपनयन का अर्थ है समीप ले जाना। आप किसे समीप ले जाना? स्टूडेंट को टीचर के समीप ले जाना। तो ठीक है, इसमें क्या करते थे, स्टूडेंट को हम टीचर के समीप ले जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है उपनयन संस्कार। तो अब देखिए, इसका अभिप्राय बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास ले जाना। ठीक है, तो जिस बालक को शिक्षा ग्रहण करना है, 5 साल प्लस है, वो 5 साल प्लस है, तो उसे क्या करते हैं, गुरु के पास ले आते थे। क्योंकि अब इसकी जो विद्या आरंभ हो चुकी है, अब उसमें हमें क्या करना है, उसमें ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करने के लिए हम कहाँ ले आते थे, गुरु के पास ले आते थे। तो अब देखिए, उपनयन के समय बालक की आयु के विषय में ऐसा बोला गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार क्रमशः अलग अलग, सबका अलग अलग होता था। अब देखिए, जो ब्राह्मण उनका उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था, और जो क्षत्रिय थे उनका 11 वर्ष की आयु में होता था, जो वैश्य थे उनका 12 वर्ष में। ऐसा क्यों, इनमें डिफरेंस क्यों है? किसी का 8 वर्ष में हो रहा है, किसी का 11 वर्ष में हो रहा है, किसी का 12 वर्ष में। तो देखिए, जो हमारे पास जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण पढ़े लिखे घर से, मतलब पढ़े लिखे थे,
पूरा घर पर वैसा ही माहौल था, पढ़ने लिखने वाला ही माहौल था, तो ये बहुत जल्दी सीख जाते थे चीज़ों को, बहुत जल्दी सीख जाते थे। तो अब जब सीख गए तो इन्हें आगे की पढ़ाई जल्दी स्टार्ट कर दी जाती थी, इनकी जो आगे की पढ़ाई जल्दी स्टार्ट कर दी जाती थी, इसलिए इनका टाइम कम है। ठीक है, तो 8 वर्ष की आयु में ही से इन्हें उपनयन संस्कार के लिए भेज दिया जाता था गुरु के पास। ठीक है, बाकी जो क्षत्रिय है और जो वैश्य हैं, इनके घर पर वैसा कुछ माहौल नहीं होता था, जिसकी वजह से इनमें थोड़ा डिले होता था, इन्हें देर से भेजा जाता उपनयन संस्कार के लिए। ठीक है, तो आई होप उपनयन संस्कार समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, समापवर्तन संस्कार। तो देखिए, समापवर्तन का होता है घर वापसी। समापवर्तन का क्या अर्थ होता है? घर वापसी। तो आप इसे लिख सकते हैं कि मतलब गुरुकुल से वापस आने की प्रणाली को, गुरुकुल से वापस आने की पद्धति को हम क्या बोलते हैं? समावर्तन संस्कार। तो देखिए, अब आते हैं आगे। शिक्षा पूरा कर लेने के बाद बालकों का समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसके बाद ही वे अपने घर लौटते थे। जैसे आज के दौर में दीक्षांत समारोह होता है, आज के दौर में दीक्षांत समारोह या फिर हम बोलते हैं कन्वोकेशनल डे, जो डिग्री लेने जाते हैं तो होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले समापवर्तन संस्कार होता था। शिक्षा पूरा होने के बाद बालक क्या करता था? डिग्री लेने के बाद, डिग्री खैर पहले तो थी नहीं, हाँ, जब ये था कि भाई जो बालक हैं, जो छात्र है, वो सब कुछ सीख गया है, तो अब इसे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा पूरा कर लेने के बाद बालकों का समापवर्तन संस्कार किया जाता था। इसके बाद वे अपने घर लौटते थे। समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको जरूर लिख के आएगा, इसे हेडिंग में लिख दीजिएगा। ठीक है, समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? घर लौटना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसे दीक्षांत समारोह कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला गया? दीक्षांत समारोह कहा गया, जिसे कन्वोकेशनल डे बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपना गुरुकुल। देखिए, गुरुकुल, तो गुरुकुल, कुल का मतलब होता है परिवार। कुल का क्या मतलब होता है? परिवार। तो गुरुकुल, गुरु का परिवार, गुरु का परिवार, तो इसका अर्थ है गुरु का कुल अर्थात गुरु का परिवार। तो देखिए, अभी क्या है, अभी हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए, हम कहीं जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इजीली हम कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा माहौल नहीं था, पहले हमें क्या करना, पढ़ना होता था तो हमें गुरु के घर जाना होता था। तो इसका अर्थ है गुरु का कुल अर्थात गुरु का परिवार, अर्थात छात्र गुरु के घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र को गुरु के घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने होते थे, जिससे छात्र शिक्षा के साथ साथ घर के भी कामकाज सीख लिया करते थे। क्योंकि गुरु के साथ दिन भर उठना बैठना है, गुरु जो करता था वो देखते थे, उसे देखा खाना पकाना या फिर और भी बाकी जो नाना प्रकार की चीज़ें उसको सीख लेते थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। कक्षा नाटकी विधि, शिक्षक जिसे शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो कक्षा नाटकी विधि, तो जैसे अभी के दौर में क्या होता है कि जब हम बीएड करते हैं तो बीएड के दरमियान हमें सेकेंड ईयर में भेजा जाता है किसी स्कूल में कि जाइए आप वहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड होइए, बच्चों को पढ़ाइए। वहाँ से कुछ हमें क्या मिलता है, रिटेन नोट्स बनाने होते हैं और कुछ हमें फीडबैक मिलता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं। वैसे पहले भी होता था। पहले कैसे होता था कि इस काल में, किस काल में, हम प्राचीन काल की बात करें, इस काल में कक्षा नाटकी विधि का प्रचलित थी। ठीक है, इस पद्धति में गुरु कक्षा के सबसे योग्य छात्र को नायक बना देता था। वह छात्र निम्न कक्षाओं को पढ़ाते थे। ठीक है, जो सबसे टैलेंटेड बच्चा होता था क्लास का, उससे उठाते थे गुरु और क्या करते थे, अपने निचली कक्षा में भेज देते थे। इससे दो फायदे होते थे, इससे बच्चा भी ट्रेंड होता था और साथ ही साथ जो गुरु के ऊपर जो इतना पढ़ाई का बोझ होता था, मतलब पढ़ाने का बोझ होता था, वो भी कम हो जाता था। इस पद्धति में छात्रों के सहयोग मिलने के कारण गुरुओं पर अध्ययन कार्य का भार कम हो जाता था। ठीक है, देखिए इससे दो बेनिफिट हो गए, टीचर का भी बेनिफिट हो गया और स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिल गया इससे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो जो हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा थी निःशुल्क थी, प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी और अनिवार्य थी। ठीक है, तो ऐसा कि बोला गया है कि बहुत सारी जगह पढ़ने को मिलता है कि अगर आप 5 से 8 साल की आयु के हैं, 5 से 8 साल की आयु का अगर कोई बालक है, अगर स्कूल नहीं गया तो कई जगह इसे दंडित किया जाता था, परिवार वालों को दंडित भी किया जाता था। 5 से 8 साल की आयु में अगर कोई स्कूल नहीं गया तो मतलब गुरुकुल नहीं गया तो उसे दंडित भी किया जाता था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लिखना है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा में। प्राचीन कालीन शिक्षा की एक अन्य मुख्य विशेषता थी शिक्षा का अनिवार्य व निःशुल्क होना। ठीक है, अनिवार्य भी था और निःशुल्क था। प्राचीन काल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया, इसी को 2 बार उठा के लिख दिया गया और हमारे पास 2 टॉपिक बन गए। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था?
ठीक है, सबसे पहले भाई शिक्षा तो ले लिया, उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य की बात करें तो प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण, ठीक है, अपने कैरेक्टर को ठीक करना, धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता आदि पर आधारित भावनाओं का विकास करना था, ठीक है। तो एक तरीके से हमें समाज में उठने बैठने लायक बनाते थे। क्या करते थे, हमें शिक्षा देकर समाज में उठने बैठने लायक बनाते थे और साथ ही साथ हमें रोजगार भी दिलाते थे। चलिए, नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा की बात कर ले तो एक टॉपिक आप, एक हेडिंग ये भी हो जाएगा, नारी शिक्षा। तो वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। वैदिक काल में महिलाओं को विद्या अध्ययन का पूर्ण अधिकार था। तो वैदिक काल में भी विद्या मतलब नारियों को महिलाओं को पूर्ण अधिकार था कि वो अगर जाना चाहे तो जा सकती हैं, कहाँ पर एजुकेशन लेना चाहे तो ले सकती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गुरु शिष्य संबंध। ये आपको हर एक में टॉपिक में लिखना है, हर एक टॉपिक में आपको लिखना है। चाहे आपका मतलब कि आपका ये पूछ दिया क्या नाम है आपका, प्राचीन कालीन भारत में पूछ लिया, या फिर बौद्ध में पूछ लेगा, या फिर मुस्लिम में, किसी में भी पूछेगा, आपको ये वाला टॉपिक जरूर लिखना है कि गुरु शिष्य संबंध। तो आप जाहिर सी बात है आप अच्छा ही लिखेंगे कि वैदिक काल में गुरु शिष्य की तन मन धन से सेवा करते थे और इनके बीच मधुर क्या संबंध था, ठीक है। छात्र के कर्तव्य, अब देखिए इसी का एक मेन टॉपिक हो जाएगा, ये आपका जो गुरु शिष्य संबंध मेन टॉपिक हो जाएगा। इसी के सब टॉपिक है, सब टॉपिक क्या है, छात्र के कर्तव्य। तो छात्र के क्या क्या कर्तव्य थे, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना, अध्ययन करना, पशु चराना, लकड़ी चुनना, पानी भरना आदि, ये सब क्या थे, छात्र के कर्तव्य थे कि जो गुरु के लिए करते थे और अपने लिए भी करते थे। अब आते गुरु के कर्तव्य क्या थे, तो अध्यापन छात्रों का मतलब जो उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, अध्यापन छात्रों को भोजन प्रोवाइड कराना, जो उनके गुरुकुल में आए हुए हैं स्टूडेंट, उनके लिए भोजन प्रोवाइड कराना, वस्त्र, उनके लिए कपड़े प्रोवाइड कराना, कपड़े की व्यवस्था कराना, और चिकित्सा, अगर बीमार हो गए तो उनके लिए औषधि प्राप्त कराना, ये गुरु के कर्तव्य थे। और साथ ही साथ पढ़ाना तो है ही, ठीक है। अब आगे आते पाठ्यक्रम। तो देखिए पाठ्यक्रम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पाठ्यक्रम को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है परा, एक है अपरा, ठीक है। परा में है क्या, परा में क्या आएगा, एक मिनट, देखिए अब आते हैं परा। तो देखिए परा में क्या है, अगर हम परा की बात करें तो आध्यात्मिक, जिसमें क्या करते थे, प्राचीन शिक्षा में पाठ्यक्रम के वेदों के सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता था, मतलब सर्वप्रथम स्थान दिया गया था। छात्रों के चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता था। तो इसमें क्या करता था, जो परा था या फिर हम आध्यात्मिक कहें तो उसमें चारों वेदों की अध्ययन कराया जाता था। इसके साथ ही साथ छंद, शास्त्र, गणित, तर्क, दर्शन, व्याकरण आदि का भी इनके पाठ्य पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अपरा में, अपरा जिसे हम लौकिक बोलते हैं। तो लौकिक में देखिए इसके साथ साथ जो बच गया इसमें सब लौकिक में आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या क्या है हमारे पास, ज्योतिषी बच गया, गणित बच गया, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, चिकित्सा आदि एक इसमें पढ़ाया जाता था, इसमें लौकिक में पढ़ाया जाता था। इसको लौकिक के पाठ्यक्रम में रखा गया था। दो पाठ्यक्रम थे, ठीक है। पाठ्यक्रम को दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला आपका है परा, जिसे हम आध्यात्मिक बोलते हैं, और दूसरा है अपरा, जिसे हम लौकिक बोलते हैं, ठीक है। तो परा में जनरली जितने भी ग्रंथ थे उसको पढ़ाया जाता था, ठीक है, ग्रंथ पढ़ाया था, चारों वेदों को पढ़ाया जाता था। अब बाकी जो हमारे पास लौकिक है, इसमें एक तरीके से जो व्यवसाय से रिलेटेड सब्जेक्ट थे उसको पढ़ाया जाता था, ताकि जो बालक पढ़ के अगर आगे निकले तो व्यवसाय में वो व्यवसाय कर सकें, ठीक है, अपना पेट पाल सकें। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम दंड व्यवस्था। तो देखिए जैसे आज के दौर में देख लिया जाए तो एकदम दंड एकदम नहीं है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट को मार नहीं सकता, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए अब। लेकिन अभी से अगर हम 5-6 साल पहले जाए, 10 साल पहले जाए तो बहुत बच्चों की कुटाई होती थी। तो वैसे पहले क्या था, पहले दंड की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, प्राचीन काल में शिक्षा में दंड की आवश्यकता नहीं होती थी, कोई आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जब टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था या फिर कोई जो उनका शिष्य है बहुत उटपटांग काम कर दे तो उसके लिए शारीरिक दंड तो नहीं देते थे, लेकिन हाँ उसके साथ क्या देते, आवश्यक होने पर गुरु छात्र को शुद्ध
उद्लाक व्रत का पालन करने का दंड देते। अभी देखिए बहुत ही खतरनाक एक तरीके से व्रत था। इसमें क्या करते थे कि 2 महीने तक जौ के आटे का माड़ बनाते थे, उसे पिलाते थे। 2 महीने तक उसका सेवन करना होता था और 1 महीने तक सिर्फ दूध पीना होता था। मतलब 3 महीने का ऐसा इंटरवल चलता था, 3 महीने तक ये करना होता था। तो 2 महीने तक जौ का माड़ बनाते थे, उसको पिलाते थे, वही खिलाते थे और 1 महीने तक इसे दूध पिलाते थे। सिर्फ दूध था और बाकी खाने के साथ कुछ नहीं दिया जाता था। और उसके साथ साथ 3 दिन का इन्हें व्रत रखना 8 दिन का व्रत रखना पड़ता था और 2 दिन इन्हें पानी के सहारे जीना होता था, पानी के सहारे रहना होता था, जिससे अगर ये ऐसा कर ले तो इन्हें शुद्ध माना जाता कि अब ये शुद्ध हो गए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं शिक्षा प्रणाली। तो देखिए जैसे आज के दौर में क्या है कि परीक्षा लिया जाता है, जो बच्चे पास होते हैं उसे आगे प्रमोट किया जाता है, जो फेल होते हैं उन्हें डिमोट कर दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या था कि वैदिक काल में औपचारिक परीक्षाएं प्रणाली नहीं थी, अनौपचारिक थी। औपचारिक कोई नहीं थी कि भाई कंपलसरी आप जब तक 11th पास नहीं करेंगे, जब तक आप 10th नहीं पास करेंगे आप 11th में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं था। ठीक है, तो वैदिक काल में औपचारिक परीक्षाएं प्रणाली नहीं थी। गुरु प्रत्येक दिन छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करके आगे का पाठ पढ़ाता था। जैसे कल जो भी पढ़ाएं गुरु आते थे उसके बारे में पूछते थे कि हाँ बताइए। अगर वो संतुष्ट हो जाते थे कि हाँ सभी बच्चों को आ गया तो आगे बढ़ जाते थे। अगर वो संतुष्ट नहीं होते थे तो फिर से वही पाठ पढ़ाते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। ठीक है, गुरु छात्रों की कमियों अथवा त्रुटियों को इंगित करता था तथा छात्र अपनी इस कमियों को दूर करता था। ठीक है, तो गुरु बताता था कि भाई आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आप इसे दूर कीजिए। तो छात्र ऐसा ही करते थे, उससे उस कमी को दूर करते थे। गुरु जब संतुष्ट नहीं होता था वह आगे का पाठ आरंभ नहीं करता था। अगर वो संतुष्ट नहीं होता था कि भाई जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को अभी समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाता है। ठीक है, आज के दौर में क्या है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, बच्चों को आए चाहे नहीं आए समझ, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जब तक बच्चों को समझ में नहीं आता था तब तक वो आगे नहीं बढ़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है कि शिक्षा का माध्यम और विधि। जैसा कि वेद से ही सारा कुछ लिया गया है, तो शिक्षा का माध्यम क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, तो शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। और शिक्षण की विधि क्या थी, इससे लोगों से मतलब बालकों से प्रश्न उत्तर पूछा जाता था, टीचर के द्वारा प्रवचन दिया जाता था और उसे व्याख्या किया जाता था, विवेचना, वाद विवाद आदि प्रचलित थी। तो ऐसे क्या किया जाता, टीचिंग को बढ़ावा देते थे। ऐसे टीचिंग को बढ़ावा देते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए उपाधि कैसे मिलती थी। तो देखिए इसमें अगर जो 12 वर्ष की आयु में उसने एक वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक वेद, तो उसे क्या बोलते थे, स्नातक। ठीक है, उसे स्नातक। और 24 वर्ष की आयु में वसु होता था, जिसमें 2 वेद का ज्ञान कंपलसरी था। 36 वर्ष की आयु में रुद्र, जिसमें 3 वेद का ज्ञान कंपलसरी था। और 48 वर्ष की आयु में आदित्य, जिसे 4 वेद का ज्ञान होता था। 48 वर्ष में जाके उसे क्या मिलता था, आदित्य की डिग्री मिलती थी और उसे रुद्र की डिग्री और यहाँ वसु की डिग्री और यहाँ पर स्नातक की डिग्री। ठीक है, ये मिला करती थी उपाधि। अब आते हैं, जब हमने इतना पढ़ लिया अब आते हैं गुण के बारे में। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी। अब विशेषताएं और कमी हमें जरूर लिखना है, इसके गुण और अवगुण दोनों जरूर लिखना है। लिख के आएंगे, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो देखिए पहला क्या है कि व्यक्तित्व के विकास में सफल। दूसरा हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। तो यहाँ पर व्यक्ति का विकास मतलब जो शिक्षा प्रणाली थी उससे व्यक्तित्व के विकास में सफलता मिलती थी और साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा प्रणाली थी, तो ये भी एक एडवांटेज में लिख सकते हैं। और शिक्षा का स्वायत्तता। अब देखिए स्वायत्तता क्या है, तो जो इस पर किसी भी, जैसे कि अभी क्या है कि कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, तो या तो केंद्र पर डिपेंड है या तो राज्य पर डिपेंड है, राज्य सरकार पर या फिर केंद्र सरकार पर, कि केंद्र सरकार से पाठ्यक्रम मिल गया आपको यही पढ़ाना है, राज्य सरकार से आपको पाठ्यक्रम मिलेगा आपको यही पढ़ाना है। पहले ऐसा नहीं था। पहले गुरुकुल का जो हेड होता था वो जैसा चाहता था वैसा पाठ पढ़ाता था। ठीक है, तो एक तरीके से क्या थे, फ्री थे, वो कुछ भी पढ़ा सकते थे, वो फ्री थे, अपने हिसाब से मनचाहा कुछ भी पढ़ा सकते थे, तो इसकी बेनिफिट थी। और आगे बात करें धार्मिक भावनाओं की वृद्धि में सफलता। अब इससे क्या हो कि धार्मिक भावना में वृद्धि बहुत तेजी से हुआ। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सफलता और साथ ही साथ साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में सफलता।
ठीक है, इसमें भी बहुत सफलता मिली। ये तो हमारे पास हो गया गुण। अब आते हैं हम अवगुण के बारे में बात कर लिए, हमारे पास गुण हो गए। अब आते हैं अवगुण के बारे में बात कर लेते हैं, दोष, कमियाँ। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कमियाँ क्या थी कि गुरुकुल की आय के अनिश्चित स्रोत, तो कोई स्रोत नहीं था आय का, कोई स्रोत नहीं था। अगर किसी ने दान पुण्य दे दिया तो उससे गुरुकुल चल रहा है। ठीक है, वैसे कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं था कि भाई इन्हें इतना मिलेगा, इन्हें इतना मिलेगा, या फिर राजा के द्वारा या फिर गांव वालों के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इन्हें इतना मिलेगा, तो हमेशा धन की कमी रहती थी। पाठ्यक्रम में एक स्वरूपता का अभाव। ठीक है, तो एक ही जैसा पाठ्यक्रम मिलता था। अब देखिए इसमें क्या होता था कि सपोज दैट 2 गुरुकुल है, ए और बी 2 गुरुकुल हैं। एक गुरुकुल के जो हेड है उन्हें वो संस्कृत में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो संस्कृत ही पढ़ाएंगे अपने गुरुकुल में। और जो बी के हेड है वो मान लेते कि मैथ्स में एक्सपर्ट है, तो सिर्फ अपने गुरुकुल में मैथ्स ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इससे एक कमी देखी गई। ऐसा नहीं, देखिए आज के दौर में क्या है, आज के दौर में अगर बंदा साइंस से है, साइंस से क्लास 10 साइंस से कर रहा है, ठीक है, क्लास 10 साइंस से कर रहा है, तो अब क्या है, किसी भी स्कूल में जाएगा पाठ्यक्रम सेम रहेगा, किसी भी स्कूल में जाएगा पाठ्यक्रम सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन पहला ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। तो ये भी एक तरीके दोष में आ सकता है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो धर्म की आधिपत्य। ठीक है, और लोक भाषाओं की उपेक्षा, अलौकिक विद्वानों की उपेक्षा, ये आपकी दोष में आ जाएगा, ये आपकी कमियों में आ जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो ऐसे ही चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब बहुत जल्द से जल्द हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, एक एनर्जी मिलता है जिससे नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।